से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 46। इसका उद्देश्य है पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर गोपाल प्रसाद। हमारा पहला प्रश्न है, उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? जिसका ए ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, बी ऑप्शन है KR नारायणन, सी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और डी ऑप्शन है राजीव गांधी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी KR नारायणन। KR नारायणन की समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। उदय भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो KR नारायणन का। एक गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। क्या नाम है? नारायण घाट। हमारा बी ऑप्शन है KR नारायण, तो KR नारायण की समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। क्या नाम है? उदय भूमि। हमारा सी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट। ऑप्शन बी है राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। क्या नाम है? वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन कहाँ होता है? जिसका ए ऑप्शन है प्रयाग, बी ऑप्शन है हरिद्वार, सी ऑप्शन है नासिक और डी ऑप्शन है उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। हमारा ये ऑप्शन है प्रयाग। प्रयाग में कुंभ का आयोजन गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। हमारा बी ऑप्शन है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। हमारा सी ऑप्शन है नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। और हमारा डी ऑप्शन है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के किस कर्म के राष्ट्रपति थे? जिसका ए ऑप्शन है दूसरे, बी ऑप्शन है तीसरे, सी ऑप्शन है चौथे और डी ऑप्शन है पांचवे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तीसरे, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे कर्म के राष्ट्रपति थे। जिसमें पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे कर्म के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये ऑप्शन दूसरे, यानी दूसरे कर्म के राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे कर्म के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे कर्म के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे कर्म के राष्ट्रपति बीबी गिरी और पांचवें कर्म के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान देश को स्पर्श करती है? जिसका ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान देश को स्पर्श करती है। ये ऑप्शन पर चलते हैं बिहार, तो बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। हमारा बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल से स्पर्श करती है। हमारा सी ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से स्पर्श करती है। हमारा डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
जिसका ए ऑप्शन है रीता फाड़िया, बी ऑप्शन है सुष्मिता सेन, सी ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और डी ऑप्शन है मानसी छिल्लर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रीता फाड़िया। रीता फाड़िया 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड बनी। हमारा ऑप्शन बी है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं बनी है, सुष्मिता सेन मिस इंडिया और यूनिवर्स बनने का गौरव 1984 में प्राप्त की। हमारा सी ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनने का गौरव 2000 ईस्वी में प्राप्त किया। और हमारा डी ऑप्शन है मानसी छिल्लर। तो मानसी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड बनने का गौरव प्राप्त किया। हमारा छठा प्रश्न है शारदा मणि का संबंध किस महान व्यक्ति से था? जिसका ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय की माता के रूप में। हमारा बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद की माता के रूप में। सी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के रूप में और डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती की माता के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के रूप में, जिनका नाम था शारदा मणि। क्या नाम था? शारदा मणि। हमारा ये ऑप्शन है राजा राम मोहन राय की माता जी का नाम क्या था? है तरनी देवी। हमारा बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद की माता जी, जिनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। हमारा सी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, जिनका नाम था शारदा मणि। और हमारा डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती की माता जी का नाम था यशोदा बाई। हमारा सातवां प्रश्न है सौर मंडल के किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? जिसका ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है नेपच्यून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र, यानी शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल के दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिसका पहला ग्रह शुक्र ग्रह और दूसरा ग्रह बुध ग्रह। हमारा ये ऑप्शन है पृथ्वी। तो पृथ्वी के एक उपग्रह है। कितना है? एक उपग्रह है। हमारा बी ऑप्शन है मंगल। तो मंगल के दो उपग्रह हैं। हमारा सी ऑप्शन है शुक्र। तो शुक्र के 0 उपग्रह हैं। और डी ऑप्शन है नेपच्यून। तो नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। हमारा आठवां प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है टार्टोरिक अम्ल। तो टार्टोरिक अम्ल जो है वह अंगूर और इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है टार्टोरिक अम्ल। और डी ऑप्शन है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में पाए जाने वाले अम्ल को यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन को कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 9 फरवरी। हमारा बी ऑप्शन है 10 फरवरी। हमारा सी ऑप्शन है 12 फरवरी और हमारा डी ऑप्शन है 13 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 12 जनवरी को
स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मदिन को मनाया जाता है। हमारा ये ऑप्शन है 9 फरवरी, तो 9 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन है 10 फरवरी, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 13 फरवरी, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारी इस वीडियो को देखी है और आपको वीडियो अच्छे लगे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। इन्हीं 9 प्रश्नों के साथ हम विराम लेते हैं और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।